जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रोसेस लर्निंग पे। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जहां भी हिस्ट्री और पॉलिटी आती है उसमें एक सबसे अहम रोल जो प्ले करते हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स, जिसमें आपका सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम इस एक्ट में सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में क्या कमियां थी जिसने इसके आने वाले एक्ट्स को प्रभावित किया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड चेक करें तो हम शुरू करेंगे 1600 से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, सबको पता है। इसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी सबको पता होगी कि हाँ, किस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल ने रास्ता बंद कर दिया, फिर मसालों के खोज के लिए नए रास्ते की खोज हुई, और 1498 में वास्को ड गामा इंडिया आता है। वास्को ड गामा इंडिया आता है। उसके पीछे पीछे फिर कई सारी कंपनियां आती हैं, जिसमें 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले 150 साल तक सिर्फ व्यापार करती है और यहाँ के लोगों को, यहाँ की शासन प्रणाली को, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को बस दूर दूर से देखती रहती है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। फिर साल आता है 1757। इसको बैटल ऑफ प्लासी का ईयर भी कहते हैं। बैटल ऑफ प्लासी इसी साल हुई थी। लेकिन अगर आप इस बैटल को देखेंगे तो ये बैटल थी ही नहीं, ये शुद्ध रूप से छल था, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई हुई नहीं। मीर जाफर सीधे सीधे जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। मीर जाफर सीधे सीधे जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया, लड़ाई हुई ही नहीं। नवाब बिना लड़ाई के ही हार गए। तो ये सीधे सीधे छल था, ये कोई बैटल नहीं थी। तो इसलिए इसको हम बैटल नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, इतिहास में बैटल के नाम से जानी जाती है, और बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीते थे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन इसके बाद जो बैटल आती है 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, इसमें अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर दिया था, जब उन्होंने एक साथ बंगाल, अवध और दिल्ली के सुल्तान शाह आलम को हरा दिया था। शाह आलम सेकंड को हरा दिया था। इस चीज ने स्टैब्लिश कर दिया था कि ब्रिटिश अब इंडिया पे सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया पे रूल भी करेंगे। और उसी रूल करने के उसमें हिस्ट्री में आप ये चीज पढ़ेंगे कि हाँ, उनको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं, कंपनी बेइंतहा पैसा कमाती है। एक्चुअली कंपनी नहीं कमाती है, कंपनी के जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये खूब पैसा कमाते हैं। एक टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव इंडिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी हो जाता है। ऐसा भी पैसा कमाती है कंपनी, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लॉस में चली जाती है। अब ये आश्चर्य की बात थी कि जब लोग इतना पैसा कमा रहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में कैसे चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास वो जाती है लोन के लिए। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात उठती है कि आप इतना पैसा कमा रहे हैं, आपके पास पूरा दीवानी राइट्स है, फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये चीज समझ आती कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या कारण है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई? तो उसमें सबसे प्रमुख जो कारण आता है वो आता है करप्शन और प्राइवेट ट्रेड। ये दो चीजें आती हैं कि ये दो रीजन थे जिसकी वजह से कंपनी गरीब हो गई, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत अमीर हो गए। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करती कि नहीं, ठीक है, हम तुम्हें पैसा देंगे, जो तुमने लोन मांगा है हम तुम्हें देंगे, लेकिन अब हम तुम्हें कंप्लीटली फ्री नहीं रहने देंगे, अब तुम्हें रेगुलेट करेंगे। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। और उसी एवज में जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाम से ही पता चल रहा है कंपनी क्या हो रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को क्या कर रही है, रेगुलेट। कंट्रोल नहीं कर रही, सिर्फ रेगुलेट कर रही है। उसकी कुछ चीजों को, उसके कुछ कामों को ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको ऑब्जर्वेशन में ले रही है, रेगुलेट करेगी। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया क्या, कि कंपनी के ऑफिशियल्स को पैसा कमा रहे थे लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी, और कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये एक्ट लाना पड़ा ताकि वो कंपनी को अब रेगुलेट कर सके। जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी कंपनी में, उस पर रोक लगाई जा सके। ये था इसका बैकग्राउंड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का।
यहाँ पे लिखा भी है, हाउ अ कमर्शियल कोलैप्स एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पुश्ड पार्लियामेंट टू रीशेप गवर्नेंस इन इंडिया। क्या कर रही है? रीशेप कर रही है। द ओरिजिन्स, प्रोविजंस एंड द अर्ली इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आर इन फ्रंट। बैकग्राउंड जैसा आपको बता दिया अभी पूरा। पहला क्या था? ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स। द 1770 बंगाल फेमिन किल्ड मिलियंस एंड एक्सपोज्ड कैटास्ट्रोफिक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड नेग्लेक्टेड बाय कंपनी अथॉरिटीज। हुआ ये था कि 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ी फेमिन आई थी, जिससे वहां के किसान, जो पीजेंट्स थे, जो दूसरे वर्ग थे, वो टैक्स देने में असमर्थ हो गए थे। लेकिन कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं था, उसने तब भी टैक्स वसूला, उस हालत में भी टैक्स वसूला, जिससे मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मर गए थे। खाने को अनाज नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी, उसमें भी कंपनी को टैक्स चाहिए था, और कंपनी ने उस साल बहुत हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन किया था। ये ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स था। कमर्शियल ब्रेकडाउन में क्या था? रैम्पेंट करप्शन, जैसा बताया, कंपनी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो गई थी, खूब करप्शन किया। कंपनी गरीब हो गई, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत अमीर हो गए। करप्शन, प्राइवेट ट्रेड बाय ऑफिशियल्स एंड फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी लेफ्ट द कंपनी हैवीली इन डेट एंड पॉलिटिकली वल्नरेबल। ठीक है। तीसरा रीजन क्या था बैकग्राउंड? एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन। डुअल अथॉरिटी हो गई थी। किस चीज की? कंपनी के पास कौन सी ताकतें थी और नवाब के पास कौन थी? कंपनी क्या करती थी? टैक्स कलेक्शन का काम करती थी। क्या लिखा? कंपनी टैक्स कलेक्शन वर्सेस ट्रेडिशनल नवाब जुडिशियल पावर। नवाब्स जुडिशियल पावर क्रिएटेड ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन एंड लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का मतलब होता है कि कानून एक तरह से यहाँ असमंजस की स्थिति में आ गया, और बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल कोलैप्स एंड पॉलिटिकल प्रेशर। वही सेम चीज। बाय 1772 द कंपनी वाज इंसॉल्वेंट। उसने लोन के लिए अप्लाई कर दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड पे, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात को सोचना पड़ा कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये हालत हुई। और उसके बाद ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है। मैसिव डेट्स बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड, unsold tea stockpiles, and lost revenue from smuggling and market disruptions. Parliament became alarmed and demanded intervention to protect British financial stability and imperial interests. अभी भी क्या था? कंपनी चार्टर लेकर आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब अगर कम ईस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये चार्टर उसको दे रखा है कि हाँ सिर्फ आप ही ट्रेड करेंगे, तो बिना फायदे के नहीं दिया होगा। कंपनी हर साल 5 लाख पाउंड्स देती थी ब्रिटेन को। ठीक, देती थी। अब उसने अगर अ, उसने कर्जे के लिए अगर अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा नहीं दे पा रही कंपनी। अगर पैसा नहीं दे पा रही मतलब फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी ये सोच रही कि उसका नुकसान हो रहा है। तो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये भी एक रीजन था कि कंपनी और ब्रिटेन दोनों को ब्रिटेन को अपने भी तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना था। उसके पास भी तो पैसा नहीं आ रहा था, उसने चार्टर दिया हुआ तो उसको पैसा चाहिए। लार्ज अनसिक्योर्ड लोन्स एंड शेयर होल्डिंग पैनिक्स, अनसोल्ड टी मिलियंस ऑफ पाउंड वर्सेंट लॉसेस, स्मगलिंग रिड्यूस्ड लीगल मार्केट रेवेन्यूज। टी के स्टॉक्स जो थे वो रखे के रखे रह गए थे, वो बिक ही नहीं रहे थे। उसके पीछे एक दूसरी कहानी है, वो हम आगे किसी उसमें समझेंगे, एपिसोड आगे किसी वीडियो में समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव chaos एंड करप्शन, वही सेम चीज। कंपनी सर्वेंट्स फ्रिक्वेंटली एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड्स, जिसकी वजह से कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो तो अमीर होते चले गए और कंपनी घाटे में आती चली गई। ब्राइबरी, एक्सप्लोरिंग पीजेंट्स थ्रू रिजिड रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन इवन ड्यूरिंग फेमिन। अभी बताया आपको कि 1770 में फेमिन आया था, पीजेंट्स किसान जो थे वहां के, वो सब ट्रेड सॉरी टैक्स देने में असमर्थ हो गए थे। लेकिन फिर भी कंपनी ने बहुत हैविली और बहुत रिजिडली टैक्स वसूला, एकदम, मतलब बहुत ताकत से उसने वसूला था टैक्स को। उसने बिल्कुल भी इस बात की कोई फिक्र नहीं की कि फेमीन आया है, टैक्स नहीं दे पाएंगे पीजेंट्स, दे पाने में असमर्थ हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। कंपनी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब था, वो था टैक्स और पैसा। लोकल जस्टिस सिस्टम वीकेंड, banditry and lawlessness rose, growing public outrage in Britain increased pressure for legal and administrative reform.
जो पब्लिक आउटरीच था उसने ब्रिटेन को प्रेशराइज किया था। ये भी एक रीजन था कि उसने ब्रिटिश को प्रेशराइज किया कि आप थोड़ा सा आके रेगुलेट करिए, अब एकदम फ्री छोड़ देना अच्छा नहीं कंपनी को। अब क्या क्या हुआ था इस एक्ट में, हुआ क्या क्या था, मेन पार्ट क्या था इस एक्ट का, मेन पार्ट क्या था, इस एक्ट में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और जो दो सबॉर्डिनेट्स थे, जो दो और गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास एंड बॉम्बे, इनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था इसका। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज था कि पावर्स को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं किया गया था कि कौन सी पावर्स जो है गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर है, कौन सी पावर मद्रास और बॉम्बे के पास है, कौन सी बात गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो है मान सकते हैं, कौन सी बात रिफ्यूज कर सकते हैं, ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं था। इसमें कोई डिफरेंशिएशन था ही नहीं, उन लोगों ने कोई क्लियर कट इस पे कोई भी रूल नहीं दिया था कि वो कौन सी बात मानेगी कौन सी नहीं, जिसने आगे चल के इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस फिर क्रिएट किया। आप एक, अभी तक तीनों बराबर थे, आपने जन एक को उठा के एकदम ऊपर बैठा दिया, तो इन दोनों को तो लगेगा ना कि भाई कल तक तो हमारे साथ बैठ रहा था, आज तो अचानक से बड़ा आदमी बन गया। तो और ऊपर से ये भी नहीं बताया कि कौन सी बात ये लोग मानेंगे कौन सी नहीं, तो ये लोग आधी से ज्यादा बातों पे कहते थे जान नहीं मानेंगे, कर लो जो करना है। अब करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था। बस बोल दिया था कि अब तुम सुपीरियर, पावर दी ही नहीं कुछ, ना कुछ क्लियरली डिमार्केट किया कि किन बातों में तुम सुपीरियर हो। तो इस चीज ने बड़ा वो कर दिया, ये एक तरह से बिना बिना दांत का हाथी समझ लीजिए आप इसे। बड़ा तो बहुत बना दिया लेकिन ताकत दी ही नहीं, तो वैसा हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद सुपरवाइजरी पावर ओवर मद्रास एंड बॉम्बे सेंट्रल। हाँ, यहाँ से एक चीज शुरू हुई थी कि सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी यहाँ से, सेंट्रलाइजेशन की नींव पड़ गई थी यहाँ से इस एक्ट से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, फॉर्म्ड अ 4 मेंबर काउंसिल टू एडवाइस एंड चेक द गवर्नर जनरल डिसीजन बाय मेजोरिटी। यहाँ पे एक कमी ये हो गई थी कि दे तो दी अथॉरिटी, लेकिन वीटो पावर ही नहीं दिया इसको, वीटो पावर नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अधीन हो गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो फैसला लेती थी वो मानना पड़ता था, क्योंकि मेजोरिटी से फैसला होता था, और गवर्नर जनरल को उसमें वीटो पावर था ही नहीं। अगर मेजोरिटी ने फैसला ले लिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मानना पड़ेगा। फिर इसको वही लगा कि मुझको बना तो दिया, ताकत तो दे ही नहीं रहे हो, बस नाम पे गवर्नर जनरल बना दिया। एंटी करप्शन रूल्स लाए गए, क्यों, क्योंकि मेन पार्ट करप्शन ही था जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो इसमें क्या क्या प्राइवेट ट्रेड की वजह से हो रहा था, तो क्या लाए, प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स टू कर पर्सनल। कंपनी के लोगों का प्राइवेट ट्रेड ही बंद कर दिया, करोगे ही नहीं। ठीक, करप्शन का मेन पॉइंट क्या था, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहा था, नहीं करोगे, बंद ही कर दिया एकदम। फिर आता जुडिशियल रिफॉर्म, एक जो सबसे मेजर पार्ट जो पूछा जाता है क्या हुआ था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। लेकिन इसको आप आज के सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था कि इसके पास पूरे इंडिया का पावर था, इसके पास सिर्फ कलकत्ता का जुरिस्डिक्शन था। लेकिन फिर वही गलती थी, क्योंकि पहली बार यहाँ के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था, तो इसमें भी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर होगी और गवर्नर जनरल के पास कौन सी पावर होगी। अब फिर टसल चालू हो जाएगा इन दोनों के बीच में पावर को लेके, गवर्नर जनरल के पास कौन सी पावर होगी और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर होगी। एक्ट ऑथराइज्ड सुप्रीम कोर्ट टू एट फोर्ट विलियम कहाँ, बैंगलोर, कलकत्ता। established 1774 to apply British civil and criminal law to British subjects। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अप्लाई ब्रिटिश सिविल एंड क्रिमिनल लॉ टू ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी के ऑफिशियल्स और ब्रिटिश सर्वेंट्स पे ही आप ब्रिटेन का सिविल और क्रिमिनल लॉ लगा सकते हैं। हिंदुओं पे हिंदू लॉ, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, और मुस्लिमों के लिए
मोहम्मदन लॉ। मुस्लिम्स के लिए मोहम्मदन लॉ। अभी आप इसी से ड्रिवन करेंगे। ये नहीं होगा कि आप हिंदू और मुस्लिम पे भी जाके ब्रिटिश का ही कानून लगा दें। उससे क्या होगा, एक रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो जाएगा और बगावत हो सकती है। अंग्रेजों को ये चीज समझ आती थी। इसीलिए उन लोगों ने रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करना ही नहीं सब ठीक समझा, और बहुत बहुत बाद तक नहीं किया। बहुत बाद में जाके थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस किया, वो भी सुधारने के पर्पज से। ऐसा है कि सुधारने के पर्पज से, लेकिन उसके पीछे भी उनके अपने इंटरेस्ट थे, जिसको हम जब आगे के वीडियोस आएंगे, आगे के एक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक। तो उन्होंने रिलीजन में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा, जरूरी भी नहीं समझा, और अगर कर देते तो हो सकता है बगावत हो भी जाती। रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत तेजी से हर्ट होते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम। आप किसी के रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे, वो भी एक बाहरी आदमी आके, तो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ब्रिटिशर्स बाहरी ही थे उस समय। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल टू रीस्टोर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट। क्या था? टू रीस्टोर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एक्ट मैंडेटेड रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको ऐड किया गया था ताकि करप्शन थोड़ा और कम हो सके। रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स टू पार्लियामेंट। कैप्ड डिविडेंड 6%। ये डिविडेंड कौन सा है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, और कंपनी में जब कोई पैसा लगाता है तो वो प्रॉफिट के लिए लगाता है। और कंपनियां जब बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही होती हैं तो वो डिविडेंड देती रहती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। आज के टाइम पे जैसे आप सुनते होंगे कि रिलायंस ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया, वेदांता ने 50 रुपए का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक भरोसा जताने के लिए और उसके लिए। until debts were cleared and limited directors come to improve governance। अच्छा, 6% पे क्यों लाया गया? क्यों? इसके पीछे की कहानी ये है कि कंपनी तो लॉस में चल रही थी। कंपनी क्या थी? लॉस में थी, लेकिन उसी साल और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए इसने 10% के अप्रोक्स 10% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया था कि ठीक है, आप लोग भरोसा रखिए, हम अभी भी इतना डिविडेंड दे रहे हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था कि 6% पे कैप कर दिया कि इससे ऊपर तुम दोगे ही नहीं, चाहे जो हो, जब तक तुम अपने सारे कर्जे नहीं क्लियर कर लेते हो और फिर से प्रॉफिटेबल नहीं होते। 6% पे कैप कर दिया, 6% से ऊपर नहीं दोगे, दोगे तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। अब हुआ क्या इससे? रिपोर्टिंग इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, डिविडेंड कैप प्रोटेक्टेड क्रेडिटर्स, डायरेक्टर टर्म्स लिमिट एम्ड एट अकाउंटेबिलिटी। अब कंपनी को और अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। ऐसे नहीं छोड़ देंगे अब कि बस जाओ कुछ भी जो मन कर रहा है करो। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? द डॉन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। डॉन का मतलब होता है उदय, द राइज। ठीक। सुबह की जब पहली किरण निकलती तो उसको बोलते हैं डॉन ऑफ सनराइज। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज ब्रिटेन्स फर्स्ट स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन इन कंपनी अफेयर्स। ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, और पहली बार ही ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इंटरवीन कर रही थी कंपनी के अफेयर्स में। इट बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम कमर्शियल इंटरप्राइजेस टू पॉलिटिकल गवर्नेंस, centralized administration, and set legal precedents that shaped later reforms, culminating the crown rule after 1857। यहां से दो चीजें हुई, बताया था ना। एक सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, और दूसरा क्या हुआ था? पॉलिटिकल गवर्नेंस की शुरुआत हो गई थी। अब कंपनी सिर्फ वो नहीं बची थी, कंपनी सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बची थी, बल्कि पॉलिटिकल गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इसमें आ गया था। किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। लिमिटेशन एंड अर्ली चैलेंजेस क्या थे? अब इस एक्ट के लिमिटेशंस क्या थी और चैलेंजेस क्या थे? While pioneering the act, fell short in practices. Council deadlocked, limited decisive leaderships, clash between Supreme Court and company jurisdiction created legal confusion। बताया था पीछे कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर के बीच में क्लियर डिमार्केशन किया ही नहीं, किसके पास कौन सी पावर है, जिसकी वजह से बहुत चॉस हो गया था। करप्शन परसिस्टेड, एनफोर्समेंट वाज इवन। करप्शन तब भी हुआ। आज के टाइम पे भी आप कितना भी लॉ बना ले, कितना भी कानून बना ले, करप्शन करने वाले कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। वैसे उस समय पे भी था कि कंपनी ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया करप्शन करने का। जिसकी आदत हो गई वो ऐसे तो छूटेगी नहीं। वही हाल कंपनी के ऑफिशियल्स का भी था। द एक्ट वॉज एसेंशियल फर्स्ट स्टेप बट इनकम्प्लीट।
ये शुरुआत बस थी, ये पहला स्टेप था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आगे कई सारे एक्ट आएंगे। 1781 का आएगा, 93 का आएगा, ठीक है, 1813 में आएगा, 1833 में आएगा, 1853 में आएगा, और फाइनली 1858 में कंपनी रूल खत्म करके क्राउन रूल आ जाएगा। ये था ये पूरा एक्ट। अगर एक लाइन में इसका कंक्लूजन देखें तो क्या था? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मार्क द स्टार्ट ऑफ सस्टेन्ड पार्लियामेंट्री रेगुलेशन ऑफ इंपीरियल अफेयर्स। पहली बार इंपीरियल अफेयर्स को रेगुलेट कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन क्या था? सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रही थी, पहली बार सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी। ठीक, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को स्टैब्लिश किया गया था, और कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स को, मिलिट्री अफेयर्स को हर साल इनको रिपोर्ट करना था, तो उससे फाइनेंशियल ओवरसाइट भी आ रही थी। लेगेसी क्या थी? सेट लेगेसी एंड इंस्टीट्यूशनल पैटर्न दैट इन्फॉर्म लेटर एक्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस चीज ने इस चीज को स्टैब्लिश किया था कि अब आगे और सारे एक्ट को लाना पड़ेगा। आने ही थे इसमें, क्योंकि पहला एक्ट था, रेगुलेट किया गया था, लेकिन बहुत सारी कमियां थी इस एक्ट में, तो उनको सुधारने के लिए आगे एक्ट आते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस। सुधरता तो कभी नहीं है। आज भी हमारे, आज प्रेजेंट टाइम में भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। जैसे सिचुएशन बदलती हैं, हालात बदलते हैं, वैसे ही अमेंडमेंट्स आते रहते हैं और चीजें बदलती रहती हैं। हमें अपने टाइम के साथ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, वही कंपनी कर रही थी। कंपनी में जैसे चीजें चीजें बदल रही थी, इंडिया में जैसी कंडीशंस बदल रही थी, ब्रिटेन में जैसी कंडीशंस बदल रही थी, और क्योंकि ब्रिटेन का जो शासन था वो पूरे विश्व में था एक तरह से, कहते थे ना, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर। A very good line said by the Shashi Tharoor, that sun never sets in British Empire because even God cannot trust Britishers in darkness. Okay? Understanding the Regulating Act of 1773 clarifies how crisis, commerce, and political combined to reshape colonial governance. अब हम इस एक्ट की आगे की लेगेसीज को देखेंगे कि इस एक्ट ने कैसे आगे के, इस एक्ट की कमियां कैसे आगे वाले एक्ट्स में दूर की गई, और उनमें जो कमियां आई कैसे उनको आगे के एक्ट्स में दूर किया गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जय हिंद, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक, कमेंट, लाइक।